वाले और सेकंड। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है आपका JNU SIS 2021 का लेटेस्ट है। अभी फिर कौन आ रहा है? ओके, सो ये क्वेश्चन है JNU SIS 2021 क्वेश्चन नंबर 32। सपोज दैट परफेक्ट कॉम्पिटिटिव फर्म इन द मार्केट प्रोडक्शन फंक्शन, आपको एक प्रोडक्शन फंक्शन दे रखी है। ओके ओके, के डिनोट द कैपिटल, के आपका कैपिटल है और एल आपका लेबर है। द प्राइस ऑफ द फर्म प्रोडक्ट इज डिनोटेड बाय द पी। ठीक है, ओके, तो आपको प्रोडक्शन फंक्शन क्या दे रखी है, दैट इज के पे पावर हाफ एल पे पावर हाफ। ओके, और प्राइसेस ऑफ द फर्म, और इस फर्म की प्राइसेस कितनी है, पी। लेट डब्ल्यू एंड आर डिनोट द लेबर एंड कैपिटल रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो लेबर को क्या देगा, वेजेस, और कैपिटल को क्या देगा, रेंट। ये भी आपको दी हुई है क्वेश्चन में। ओके, सपोज द कैपिटल इज फिक्स्ड एट लेबल के बार। कैपिटल इज फिक्स्ड, कैपिटल मेरा फिक्स्ड है, दैट इज के बार। सो ओनली वेरिएबल इज व्हाट, लेबर। ठीक है, ओनली लेबर इज अ variable part in that particular questions. So what is the firm choice of labor as a function of factor price, product price and the fixed price? Okay, तो बेसिकली आपको इसके डिफरेंस निकालना है, डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करते हैं। ओके गाइस, किसी भी फर्म का प्रॉफिट क्या होता है, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। ओके, टोटल रेवेन्यू क्या होता है, पी इंटू क्यू। पी इंटू क्यू, प्राइसेस क्या दे रखी है, पी। ओके, और क्वांटिटी, क्वांटिटी मतलब कि जो मेरी प्रोडक्शन फंक्शन है, प्रोडक्शन फंक्शन क्या दे रखी है, के पे पावर हाफ एल पे पावर हाफ माइनस टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट क्या होगी, लेबर को और कैपिटल। लेबर को क्या दे रहा है, वेजेस, और कैपिटल को रेंट, तो आर के डब्ल्यू एल। तो उस फर्म को माइनस टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट कितना लग रहा है, डब्ल्यू एल प्लस आर के। ठीक है, दैट इज द प्रॉफिट ऑफ द पर्टिकुलर फर्म। ओके ओके, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, पी के पे पावर हाफ एल पे पावर हाफ माइनस डब्ल्यू एल माइनस आर के। ओके, ये मेरी प्रॉफिट निकली इस पर्टिकुलर फर्म का, इस प्रोडक्शन फंक्शन के अकॉर्डिंग। ठीक है, ओके, बट गाइस मुझे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि व्हाट इज अ फर्म चॉइस ऑफ लेबर, कि फर्म्स को कितनी अमाउंट या फिर कितने लेबर को चॉइस करना चाहिए, कितनी चूज करें इस प्रोडक्शन फंक्शन को देखते हुए। तो इसके लिए हम लोग क्या लगाएंगे, मैक्सिमम रूल। ठीक है, दैट इज डिफरेंशिएशन, डेल पाई बाय डेल एल, एल के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करना है, फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन। ओके, सो पी के पे पावर हाफ, ये तो कांस्टेंट रहेगा, एल, एल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, दैट इज हाफ एल पे पावर हाफ माइनस वन। ओके, माइनस एल के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, डब्ल्यू, और यहाँ पे तो एल नहीं है, तो ये मेरा जीरो इज इक्वल टू जीरो, फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन। ओके, सो पी के पे पावर हाफ डिवाइडेड बाय टू एल पे पावर माइनस वन बाई टू इज इक्वल टू, उधर लेके गए तो इधर डब्ल्यू आ गया। ओके ओके, तो क्या मैं पी के पे पावर हाफ डिवाइडेड बाई ई एल पे पावर माइनस वन बाई टू है, तो इसको नीचे आएगा तो प्लस हो गया, दैट इज टू एल पे पावर हाफ इज इक्वल टू डब्ल्यू। ओके, अब मैं इसको यहाँ सिंप्लीफाई करता हूँ। ओके, एल बाय टू को मैं यहाँ लेके आया, डब्ल्यू को नीचे लेके गया। ठीक है, तो क्या बना, एल हाफ इज इक्वल टू पी के हाफ डिवाइडेड बाय टू डब्ल्यू। ठीक है, यही बना। अब मैं लेता हूँ स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड में स्क्वायरिंग ले लेता हूँ, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो जैसे मैं स्क्वायर लूँगा तो एल कैंसिल हो गया, बचा क्या, दैट इज पी स्क्वायर के डिवाइडेड बाय फोर डब्ल्यू स्क्वायर। ठीक है, तो ये बना लेबर, ऑप्टिमम लेबर, दैट इज एल स्टार। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस प्रोडक्शन फंक्शन को देखते हुए, इस प्राइसेस को
रेंटल रेट मेरा आर है और वेज रेट डब्ल्यू है, ठीक है। तो इस प्रोडक्शन फंक्शन को देखते हुए इस फर्म को जो है कितनी लेबर ऑप्टिमल होगी इस पॉइंट पे, मतलब इतनी लेबर जो है लेनी चाहिए जो कि मेरी ऑप्टिमल पॉइंट को बताती है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा इसका, दैट्स ए नंबर, एल इज इक्वल टू पी स्क्वायर के बार डिवाइडेड बाय 4 डब्ल्यू स्क्वायर, सेम है, सेम, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए जो है सही होगा, ठीक है। तो गाइस इस टाइप के यस सर। क्वेश्चंस आपके सीयूटी में एक आने की चांसेस है, क्योंकि सिमिलर आएंगे क्वेश्चन सीयूटी में, ठीक है। तो इसमें अगर और भी है, बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने लिया है। तो आज मेरा जो बेसिकली है वो जेएनयू का ही पार्ट रहेगा, फिर नेक्स्ट सेशन जो रहेगा वो सिर्फ आईएसआई और डीएससी का पार्ट को ले लेंगे, ठीक है। तो इसलिए मैंने इसको दो भाग में बांट दिया है, एक तरफ जितने भी टायर 2 टायर 3 इंस्टीट्यूट है, और नेक्स्ट जो है वो आईएसआई डीएससी के देखेंगे प्रॉब्लम्स को, ओके। सो या अब मूव करते हैं गाइस, जेएनयू ट्रिपल एस 2021 क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। एक नाम है सक्षम, an industrialist has 30 rupees as capital, 30 रुपीज़ के कैपिटल है, 25 वर्कर है एज ए लेबर, टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी इज कांस्टेंट, टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी मेरा कांस्टेंट है दैट इज 0.4 है, आउटपुट इलास्टिसिटी ऑफ लेबर इज 0.3 है, आउटपुट इलास्टिसिटी ऑफ कैपिटल इज 0.7 है। तो आपको बतानी है कि प्रोडक्शन फंक्शंस क्या है हमारे कॉपरेटिव्स का। गाइज एक चीज़ आपको याद होनी चाहिए, अगर मैं आपको बताया था कंज्यूमर बिहेवियर के क्लासेस में कि u इज इक्वल टू एक्स पे पावर अल्फा और y पे पावर बीटा, ये मेरा क्या है कॉपडगलस है। गाइस अल्फा और बीटा क्या है, इसी को तुम लोग बोलते हैं ना इलास्टिसिटी, अल्फा और बीटा क्या होता है, इलास्टिसिटी को ही रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो वही चीज़ है कि आपको आउटपुट इलास्टिसिटी ऑफ लेबर, मतलब लेबर पे पावर यहाँ पे जो भी चीज़ है ना, एल, गाइस अगर हम लोग लिखते हैं ना कि प्रोडक्शन फंक्शन इज इक्वल टू क्या, कि सपोज कोई भी फंक्शन ऑफ कैपिटल एंड लेबर इज इक्वल टू के पे पावर हाफ एल पे पावर हाफ, तो ये हाफ ऑफ क्या है, ये इलास्टिसिटी को बताता है, इलास्टिसिटी, ठीक है। तो वही चीज़ आपको यहाँ पे दे रखी है कि आउटपुट इलास्टिसिटी ऑफ लेबर इज 0.3 और कैपिटल का 0.7, ठीक है। ओके तो मैं इसको एक बार यहाँ पे लिखता हूँ अच्छे से, ओके। Q इज इक्वल टू, Q इज इक्वल टू, गाइस आपको यहाँ पे दे रखी है कि मेरी टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी कांस्टेंट कितने से इसकी रेट है दैट इज 0.4, दैट इज 0.4 इंटू इंटू, ओके, लेबर की कितनी है 25, 25 लेबर है, ठीक है, 25 लेबर है, तो 25, और इसकी इलास्टिसिटी कितनी है, इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी कितनी है, आउटपुट इलास्टिसिटी ऑफ लेबर, आउटपुट इलास्टिसिटी ऑफ लेबर इज 0.3, 0.3, तो यहाँ पे मैं 0.3 लिख लूँगा इंटू इंटू, ओके। कैपिटल, कैपिटल कितनी है 30, 30 अर्थ की, और इसकी आउटपुट इलास्टिसिटी ऑफ कैपिटल कितनी है 0.7, 0.7, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा 30 पे पावर, और इलास्टिसिटी ऊपर होता है दैट इज 0.7 आपका गिवन है, सिंपल, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, डी, ठीक है। यस सर। तो आपका ऑप्शन डी हो गया, सिंपल। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में भी अगर आ गया तो आप याद रखिएगा कि ये आपका बेसिकली इलास्टिसिटी को बताता है, ये जो पावर है ना इलास्टिसिटी, मतलब कि ये लेबर जो है कितना कंट्रीब्यूट किया आउटपुट में दैट इज 0.3, उसकी इलास्टिसिटी, उसी तरह से कैपिटल की, ठीक है। तो अगर मैं इसके जनरल फॉर्म, गाइस इसी का जनरल फॉर्म ये होता है ना, Q इज इक्वल टू ए एल पे पावर समथिंग अल्फा के पे पावर बीटा, सेम इसी फॉर्मेट में तो है, सेम फॉर्मेट, बट आपको एक वैल्यू दे रखी है कि मेरी ये 0.4 से बढ़ रही है, लेबर कितनी है 0.25, और इसकी इलास्टिसिटी कितनी है 0.3, तो यहाँ पे 0.3 पुट किया, कैपिटल 30, 30, बीटा क्या है 0.7, तो मैं यहाँ पे 0.7 पुट कर दिया, ओके, जस्ट, क्योंकि आपका ऑप्शन नंबर डी के साथ मैच हो गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन गाइज इंपॉर्टेंट है,
ठीक है, तो आप इसको और एक बार रिविजन अच्छे से कर लीजिएगा। ओके ओके ओके। When the Cobb-Douglas production function Q is equal to 8 L पे पावर 0.3 K पे पावर 0.7, गाइस सब कुछ दे रखी है, बस आपको बताना क्या है, ऑप्टिमम पॉइंट ऑफ लेबर। ठीक है, जस्ट तो गाइस यहाँ पे मेरा Q इज इक्वल टू दिस, तो क्या मैं इसको डेल Q बाय डेल L कर सकता हूँ? तो डेल Q बाय डेल L अगर मैं करूँगा तो क्या आएगा, 8 इंटू 0.3 L पे पावर 0.3 माइनस 1, और K तो मेरा कांस्टेंट है तो एज इट इज रहेगा। ओके, सो 8 इंटू 0.3 L पे पावर, सर यहाँ पीएल मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर को डिनोट कर रहा है ना? मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, आई थिंक यहाँ पे MPL होगा, मिस प्रिंट हो गया। ठीक है, यहाँ पे MPL होगा। ठीक है, तो 0.3 माइनस 1 यहाँ पे क्या आएगा, 0.7 आएगा, K पे पावर 0.7 आएगा। ओके गाइस, ये L पे पावर माइनस 0.7 है, तो मैं इसको नीचे लेके जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना, 0.3 K बाय L, ये L नीचे जाके 0.7 और इसका भी पावर 0.7, तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ 0.7। ओके, और आपको K और L की वैल्यू 100 दे रखी है, तो आप यहाँ पे इसको 100 पुट करो, यहाँ पे 100 पुट करो। ओके, तो 100 तो 100 कैंसिल हो गया, 1 पे पावर समथिंग ऑलवेज 1, 1 पे पावर कुछ भी रहे 1 होगा ना, तो ये मेरा टोटल 1 हो गया। कितना हुआ, 8 से 24, 2.4, सिंपल। सो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। यस सर। ओके, सो ये आपका GNU ट्रिपल एस 2021 क्वेश्चन नंबर 12 था। ठीक है, तो जब भी गाइस देखो यहाँ से एक कॉन्सेप्ट क्या निकल के आया कि यहाँ पे मेरा पावर सेम सेम है, माइनस यहाँ पे माइनस है या प्लस है, तो यहाँ पे हिंट आपको ये दी जा रही है कि इस L को आप नीचे लेके जाओ और पावर को एक साथ कर लो। ठीक है, बस आपकी वैल्यूज दे रखी है। ठीक है, यहाँ पे 100 है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, 50, 20, 100, 200, तो उसके अकॉर्डिंग आपको सॉल्व कर लेना है। ओके ओके ओके। किंग आइसोक्वांट, गाइस मैंने आपको कितनी बार बोला है, किंग कहाँ पे आता है, कोई भी मुझे एक बताए, किंग कौन सा सर मिनिमम ऑफ द टू यस, थिंग्स। मिनिमम ऑफ AX BY, यहीं पे किंग आता है ना, जब दोनों को इक्वल करते हैं AX इज इक्वल टू BY, तो यस ये सर। कौन सा फंक्शन है, कौन सा, कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट ना। यस सर। तो देखो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट है, बी में नहीं है तो बी गॉन, सी में भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो ए मेरा सही है कि मेरा कॉम्प्लीमेंट होना चाहिए, और दोनों तो स्ट्रिक्ट कॉम्प्लीमेंट होना चाहिए, तभी तो उसका शेप एल शेप का बनता है ना, कि स्ट्रिक्ट होना चाहिए। यस सर। ठीक है, तो आपका ए इज द करेक्ट ऑप्शन। गाइस ये चीज आप याद रखना, जहां भी आप मीन देखें, किंग, किंग जो है आपका कॉम्प्लीमेंट में आता है। ठीक है, और एक केस होता है मैक्स, वहां पे भी किंग आता है। ठीक है, तो किंग आपका दो केस में आता है, मीन मैक्स में। ठीक है, मीन को हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट, और मैक्स को कोई ऐसी स्पेसिफिक नेम नहीं है, मैक्स को मैक्स फंक्शन ही बोलते हैं। ठीक है, ओके गाइस, 2021 लेटेस्ट है, और GNU ट्रिपल एस कॉब डगलस प्रोडक्शन। सर आपने सॉल्व करवा रखा है सर? मैंने इसको किया था करवा सॉल्व। दिया सर। ठीक है, तो एक बार मैं बता देता हूँ फिर से, एक क्वेश्चन मतलब रिपीट हो गया। गाइस देखो, एक बार मैं उस टाइम मैं आई थिंक कि डिटेल में नहीं बताया था, तो मैं एक बार अच्छे से इसको बता देता हूँ। देखो गाइस, Q इज इक्वल टू क्या दिया हुआ, Q इज इक्वल टू ए एल पे पावर हाफ के पे पावर हाफ, ये मुझे दे रखी है। ओके, ए एल पे पावर हाफ के पे पावर हाफ। ओके ओके, मैं दोनों साइड लॉग लिया, log Q इज इक्वल टू लॉग ऑफ ए एल पे पावर हाफ के पे पावर हाफ। ओके, log Q is equal to guys log A into B into C, that is log A plus log B plus log C. So log A plus log का basic rule half plus log
k पे पावर हाफ, ठीक है। तो log q इज इक्वल टू log a प्लस, गाइस लॉग का रूल है, हाफ उठ के कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, दैट इज हाफ log l प्लस ये हाफ है, ये हाफ उठ के कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, हाफ log k, ठीक है। ओके, अब मैं इसको डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ q के रिस्पेक्ट में, तो 1/q dq, उसी तरह से यहाँ पे, ठीक है, दैट इज 1/a dA प्लस 1/2 dl/l प्लस 1/2 dk/k, ठीक है, मैंने डिफ्रेंशिएट कर दिया इंडिविजुअली। ओके गाइस, आपको क्वेश्चन में दे रखी है कि ग्रोथ रेट 1% है किसका, 1% आपका टेक्नोलॉजी का, ओके, 2% आपका किसका लेबर ग्रोथ रेट, और 3% आपका किसका कैपिटल ग्रोथ रेट। गाइस ग्रोथ रेट क्या होता है, चेंज इन समथिंग डिवाइडेड बाय द ओरिजिनल, दैट इज द ग्रोथ रेट, कि हाँ इसमें इतनी ग्रोथ रेट हुई। तो ये एक्चुअली क्या बताता है, ये तो ग्रोथ रेट ही तो है, डी क्यू बाई क्यू, ग्रोथ रेट इन आउटपुट इज इक्वल टू ग्रोथ रेट इन टेक्नोलॉजी, ग्रोथ रेट इन टेक्नोलॉजी कितनी है 1%, तो यहाँ पे मैं 1% लिख लूँगा, प्लस 1/2 लेबर, लेबर की ग्रोथ रेट आपको दे रखी है 2%, प्लस 1/2 कैपिटल, कैपिटल की ग्रोथ रेट कितनी है 3% आपको दे रखी है, 2 कैंसिल, तो क्या हुआ 1% प्लस 1% प्लस 3/2%, तो आपका टोटल सम कितना हुआ 3.50%, ठीक है। तो आपका आंसर आएगा बी, ठीक है। तो इस टाइप ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मुझे लग रहा है, ठीक है, क्योंकि इस टाइप फेवरेट क्वेश्चन है सीयूटी का, मे भी आ सकता है। तो अब इसको अच्छे से एक बार रिविजन कर लीजिएगा। ओके, elasticity is greater than 1, then the total revenue curve has a dash slope. total revenue curve क्या होगा, आपको दे रखी है कि मेरी elasticity is greater than 1 है। ओके, total revenue guys, P into Q, that is total revenue, TR total revenue, मैं इसको डिफ्रेंशिएट करता हूँ DTR डिवाइडेड बाय डेल Q इज इक्वल टू P, P को रखे, Q को डिफ्रेंशिएट करो 1, प्लस Q को रखो, डिफ्रेंशिएट करो P को, दैट इज DP बाय DQ। गाइज प्रोडक्ट रूल डिफ्रेंशिएशन, ठीक है, इसको रखे, इसको Q के साथ डिफ्रेंशिएट किए 1, प्लस Q को रखे, P को डिफ्रेंशिएट किए Q के रेस्पेक्ट में, दैट इज DP बाय DQ। ओके ओके, मैं यहाँ से P कॉमन ले रहा हूँ, यहाँ बचा क्या 1 प्लस प्लस Q DP बाय DQ, यहाँ पे तो P नहीं है, तो मैं यहाँ से P से डिवाइड कर देता हूँ, सेम चीज, ठीक है, P से मैं पे डिवाइड कर दिया। ओके, P1 गाइज Q बाई DP बाई DQ इंटू Q बाई P, दैट इज elasticity, दैट इज elasticity, यही होता है ना गाइज, DP बाय, ये इसका उल्टा है, दैट इज DQ बाय DP इंटू P बाई Q, दैट इज द elasticity ऑन elasticity प्राइस, ठीक है। तो ये इसका उल्टा है, तो क्या मैं इसी को इस फॉर्मेट में लिख सकता हूँ 1/1 समथिंग, ठीक है, जैसे इसका उल्टा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा इलास्टिसिटी, बट मैं इसको मॉडलस फॉर्मेट में लिखता हूँ, मॉड के फॉर्म में, दैट इज 1 माइनस 1/ईबा, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। ओके, आपको यहाँ क्या दे रखा है कि total revenue curve has a what slope if elasticity is greater than 1, ये elasticity guys greater than 1 है, जब ये greater than 1 होगा तो 1 by something is less than, ठीक है, ये लेस देन होगा, तो ये मेरा टोटल टर्म क्या आएगा पॉजिटिव में आएगा ना, ठीक है गाइस, ये रिजल्ट आया, ठीक है।
ओके 1 बाय, और इलास्टिसिटी आपको दे रखी है कि E इज ग्रेटर देन 1, लाइक 2, 3, 4 आपको दे रखी है, तो 1/2 इज लेस देन 1 ना, 1/3 इज लेस देन 1 ना, 1/3, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, 0 पॉइंट समथिंग, 1 माइनस 0 पॉइंट समथिंग, दैट इज पॉजिटिव। ओके, सो ये मेरा टर्म आएगा क्या, पॉजिटिव। तो स्लोप क्या निकली, डेल्टा टी आर बाय डेल्टा क्यू का, दैट इज पॉजिटिव। ओके, सो पॉजिटिव इसका जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए होगा। तो यहाँ से एक रिजल्ट, सर ये जो फॉर्मूला सर जो डिराइव सर ये जो डिराइव हुआ है सर, ये फॉर्मूला सर मोनोपोलिस्ट कंपटीशन में यूज होता है ना, और ये अगर ये दोनों के बीच में अगर प्लस हो तो ये मोनोपोली में एग्जैक्टली। सर ये मार्जिनल रेवेन्यू के इक्वल होता है सर ये। तो वहाँ पे भी था, तो ये चैप्टर था इलास्टिसिटी से, तो मैंने सोचा कि यहाँ पे ले लूँ। गाइस ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ आप इसको अच्छे से याद कर लें, ठीक है। ये टोटल रेवेन्यू के केस में इसी तरह का एक कंज्यूमर बिहेवियर में भी आता है इलास्टिसिटी का कॉन्सेप्ट, E इंटू 1 माइनस 1 बाय इलास्टिसिटी, क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी, ठीक है। ये आता है आपका इसमें, सॉरी यहाँ पे P, प्राइसेस इंटू दैट इज इलास्टिसिटी, सिमिलर, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन होगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। ओके, JNU ट्रिपल एस 2021 क्वेश्चन नंबर 40। ओके guys, Cobb-Douglas production function है Q is equal to this. What will be the total production when the total factor productivity is 8? Guys सारा कुछ दे रखा है, आप मुझे कोई फटाफट से सॉल्व करके बताओ, सब कुछ दे रखा है। Q is equal to A की वैल्यूज 8 है, इंटू L क्या है 25, 0.5 सर 320 320 या, तो आपका 64, सर 8 इंटू 5 इंटू 8 320 सिंपल, ठीक है। तो Q का वैल्यू आपका 320 आ जाएगा। ओके गाइज, बस आपको इस फॉर्मूला में पुट करना है एंड यू विल गेट द रिजल्ट। ओके ओके, JNU ट्रिपल एस 2021 क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 आपको दे रखी है कि मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू 10 प्लस 0.4x, MR इज इक्वल टू 30 माइनस 0.6x, एंड डैमेज बॉन्ड बाय द सोसाइटी is 10 in the case of externalities, then find the dead weight loss। आपको dead weight loss आएगा गाइस। आप ये पहले बोल जाओ, पहले आपको यहाँ तक सॉल्व करो कि आपको मार्जिनल कॉस्ट और MR, ठीक है। तो मैं जब मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू MC के बराबर करता हूँ, तो इससे मुझे क्या मिलेगी, विदाउट एक्सटर्नलिटीज। ये मेरा कौन सा सर केस है, इक्विलिब्रियम कंडीशन दैट इज इक्विलिब्रियम पॉइंट, MR इज इक्वल टू MC, लेकिन ये मेरा विदाउट एक्सटर्नलिटीज है, विदाउट एक्सटर्नलिटीज, ठीक है। MR इज इक्वल टू MC, MR कितनी है 30 माइनस 0.6 इज इक्वल टू MC कितना है 10 प्लस 0.4x। तो यहाँ से अगर मैं x सॉल्व करूँगा तो कितना आएगा, कोई मुझे बताए, x की वैल्यू, सर 40 नॉट 40, सर 0.6 सॉरी सॉरी हाँ x की वैल्यू कितनी आएगी, सर 20 20, यस, ठीक है। 20 ओके, तो मैंने अभी यहाँ तक सॉल्व किया कि मुझे MC फंक्शन दे रखी है, MR दे रखा है, और हम जानते हैं कि MR इज इक्वल टू MC, दैट इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट फॉर एनी फर्म्स। ओके, अब आपको एडिशनली क्या क्या, ये कौन सा सिचुएशन है विदाउट एक्सटर्नलिटीज, कोई कुछ नहीं है, एक्सटर्नलिटीज वगैरह नहीं है, बट अब एक्सटर्नलिटीज आ गया, अब कुछ एक्सटर्नल फैक्टर आ गया, दैट इज डैमेज बॉन्ड बाय द सोसाइटी। सपोज कि कोई कंपनी है, लाइक कि सपोज कि कोई कार्बन कार्बन की कोई कंपनी है, ठीक है। ये मेरी विदाउट एक्सटर्नलिटीज केस थी, लेकिन वो जो फर्म जो प्रोड्यूस कर रहा है E20 यूनिट, इससे क्या हो रहा है कि डैमेज हो रही है सोसाइटी को, इज 10 इन द केस ऑफ एक्सटर्नलिटीज, 10 रुपीज़ वर्थ ऑफ कॉस्ट जो है इसको हो रही है। देन फाइंड द डेड वेट लॉस, तो आपको इस केस में बतानी है कि डेड वेट लॉस क्या होगी। ओके ओके, तो मुझे गाइस इक्विलिब्रियम पॉइंट, इक्विलिब्रियम जो कि विदाउट एक्सटर्नलिटीज, विदाउट
एक्सटर्नलिटी कितना आया, x इज इक्वल टू 20 विदाउट एक्सटर्नलिटीज। ओके, अब मैं बात करता हूँ विथ एक्सटर्नलिटी, विथ एक्सटर्नलिटीज। ओके ओके, सो मार्जिनल कॉस्ट, अब मुझे सोसाइटी, अब इस फर्म को 10 रुपीज़ ऐड करना पड़ेगा इस मार्जिनल कॉस्ट में, तभी इसकी सोशल बेनिफिट जो है ऑप्टिमल होगा। तो मार्जिनल कॉस्ट अब कितना हो गया, 10 प्लस 0.4x मार्जिनल कॉस्ट हो गया, और MR कितना है 30 माइनस 0.6, बस अब इसको इक्वल कर देना है। तो अब मार्जिनल कॉस्ट क्या हो गया, 20 प्लस 0.4x, 20 प्लस 0.4x, 20 प्लस 0.4x इज इक्वल टू 30.0.6। कितना आएगा, कोई मुझे तुरंत बताए। 30 माइनस 0.6, 0.6x, यहाँ से x की वैल्यूज कितनी आएगी, 10। 10। ओके ठीक है, तो ये मेरी विदाउट एक्सटर्नलिटीज और ये मेरी एक्सटर्नलिटीज की पॉइंट थी। ओके ओके, अब मैं आपको डायग्राम से भी थोड़ी समझा देता हूँ, लाइक या ये मुझे दे रखी है। ओके ओके, सपोज कि दिस इज माय डिमांड कर्व और सपोज दिस इज सप्लाई। ये आपकी कितनी थी इनिशियल, 10 प्लस 0.4x, अब एडिशनल कितना हो गया 20, दैट इज 20 प्लस 0.4x। ठीक है, और सोसाइटी विथ एक्सटर्नलिटीज का केस था, तो यहाँ पे कितनी प्रोड्यूस कर रही थी, 20। ठीक है, बट जब इन्होंने एक्सटर्नलिटीज को अपने मार्जिनल कॉस्ट पे ऐड किया तो इसकी प्रोडक्शन घट गई फर्म की, कितनी आई 10। ठीक है, तो फर्म अगर ये कंसीडर नहीं करता तो इतना प्रोड्यूस कर सकता था। तो ये मेरा सारा क्या हो गया, डेडवेट लॉस हो गया ना, ये वाला पूरा, ये पूरा एरिया ऑफ ट्रायंगल। सपोज दिस इज ए बी सी। ओके, ए बी सी, तो ये मेरा कितना निकला 10 ना, ये मेरा 10, ये बेस सेम सेम रेक्टेंगल 10। ओके एंड ओके, so deadweight loss is the whole area of this triangle, whole area of this triangle। अब जब इस इक्विलिब्रियम पॉइंट को आप निकालना, यहाँ पे ये पॉइंट क्या आएगा, आप मुझे कोई सॉल्व करके बता सकते हैं, ये पॉइंट क्या आएगा यहाँ पे, बस आपको दोनों लाइन को सॉल्व करना है। ये कौन सी प्राइसेस थी, दैट पार्ट, दिस मच पार्ट। ठीक है, तो आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा, इसकी जो लेंथ आएगी वो, गाइस ये कितने से बढ़ा, 10 से बढ़ा ना, 10 यूनिट से, तो इसका बेस 10 हो गया, और इस ट्रायंगल का हाइट कितना हुआ 10। सो डेडवेट लॉस क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सो हाफ इंटू बेस, बेस कितना है 10 इंटू हाइट, हाइट कितना है 10। सो डेडवेट लॉस आपकी कितनी हुई 50। आप सर आपने एरिया ऑफ ट्रायंगल से कैसे निकाला सर, वो समझ में नहीं आया। देखो सिंपल 10 यूनिट्स सर ऑफ। डेडवेट लॉस सर वो होता ना सर डेडवेट लॉस की सर एक्यूरेट डेफिनेशन क्या है। देखो अभी मैं आपको बता रहा हूँ डेडवेट लॉस एक्चुअली में है क्या। देखो देखो एक बार पहले डेडवेट लॉस को समझ लेते हैं कि डेडवेट लॉस एक्चुअली में आखिर है क्या। सपोज कि अगर कोई भी परफेक्ट कंपटीशन फर्म है, तो परफेक्ट कंपटीशन फर्म किस वे में ऑपरेट करती है, परफेक्ट कंपटीशन इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू प्राइस। ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू प्राइस, सो सपोज दिस इज अ डिमांड, दिस इज कर्व। ठीक है, तो ये मार्जिनल कॉस्ट मेरा ये लगा, यहाँ पे फर्म जो है ऑप्टिमली यहाँ पे प्रोड्यूस कर रहा है। लेकिन सपोज कि मैं, अब जो है मेरे पास कोई मोनोपोली पावर आ गया, ये मेरा कंडीशन वन था, मैं यहाँ पे मैं प्रोड्यूस कर रहा था, दैट इज़ माई मार्जिनल कॉस्ट। मेरा मार्जिनल कॉस्ट 2 रुपया का मैं बनाया और मैं वही 2 रुपया का बेच दिया। मैं सपोज कि मैं 20 यूनिट बना पाता था इस मार्जिनल कॉस्ट और प्राइसेस में, दैट इज़ द ऑप्टिमल पॉइंट दैट आई प्रोड्यूस।
अंडर द परफेक्ट कंपटीशन फॉर्म। सपोज कि अब मेरे पास एक पावर आ गई, मोनोपोली पावर आ गया। तो मोनोपोली मेरे पास जैसे पावर आया, तो अब मैं चाहूँगा नहीं यार कि मैं प्राइसेस को बढ़ा दूँ और क्वांटिटी को मैं घटा दूँ, या फिर कोई एक्सटर्नलिटीज़ आ गया, कोई एक्सटर्नल कॉस्ट आ गया मेरे ऊपर, गवर्नमेंट ने कोई मेरे ऊपर टैक्स लगा दिया, तो मैं अपने प्रोडक्शन को घटा लूँगा ना। घटा के सपोज़ कि मैं कुछ अब इस पॉइंट पे, सपोज़ कि मैं मोनोपोली हूँ, तो मैं अब इस पॉइंट पे मैं आ गया, ठीक है। सपोज़ कि मैं, या फिर मैं इसी ग्राफ से आपको बता देता हूँ, ठीक है, इसको मैं बता देता हूँ, ठीक है, ओके। अब मैं यहाँ पे आ गया, इस पॉइंट पे आ गया। मैं अब प्राइसेस को बढ़ा दिया, क्वांटिटी को घटा दिया। क्वांटिटी को घटा दिया क्यों? क्यों? क्योंकि मोनोपोली पावर आने से, या फिर कोई ऐसा एक्सटर्नल फैक्टर आ गया जो कि मेरी क्वांटिटी घट गई, तो ये मेरा लॉस हो गया ना, ये सोसाइटी को नहीं मिल पाया ना, ये लॉस, ये एरिया, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं डेडवेट लॉस, ठीक है। तो डेडवेट लॉस कब आती है? जब आपके पास कोई एक्सटर्नल फैक्टर आ जाती है, कोई मोनोपोली पावर जाती है, तब वहाँ पे डेडवेट लॉस क्रिएट होती है, ठीक है। तो वही मेरा डेडवेट लॉस है। तो वैसे मैं आपको बोला कि सपोज कि मेरी आपको दे रखी थी कि दिस मच पॉइंट, दिस इज दी एम सी, सपोज लाइक दिस, मैं स्ट्रेट बना रहा हूँ बट स्ट्रेट, या सो ये मेरा 10 प्लस कितना था, 10 प्लस 0.4x, 0.4x विदाउट एक्सटर्नलिटीज़। बट अब एक्सटर्नलिटीज़ ऐड कर दिया, तो ऐड कर दिया तो ये यहाँ पे हो गया ना 10 प्लस 10, यहाँ पे 10 प्लस 0.4 प्लस 10, तो ये 20 हो गया ना। तो ये कितना बड़ा, ये एरिया, ये गैप कितना रहा, 20 ना। तो फर्म ये मेरा विदाउट एक्सटर्नलिटीज़ था। तो विदाउट एक्सटर्नलिटीज़ जो है, विदाउट एक्सटर्नलिटीज़ फर्म इतना प्रोड्यूस कर रहा है, विदाउट एक्सटर्नलिटीज़, ठीक है, विदाउट एक्सटर्नलिटी। लेकिन जब एक्सटर्नलिटीज़ आ गया तो यहाँ पे घट गया ना, ये एरिया यहाँ पे आ गया, ठीक है। लेकिन अगर ये फर्म इसी पॉइंट पे प्रोड्यूस करता, इस कॉस्ट पे, तो इतना कर सकता था, इतना कर सकता था। लेकिन बट वो इतना तो नहीं कर रहा है ना, अब वो घट के यहाँ पे आ गया ना, घट के यहाँ पे आ गया। तो ये मेरा सोसाइटी को नहीं मिला ना, ये तो मेरा प्रोडक्शन लॉस हो गया ना, ये वाला एरिया लॉस हो गया ना। तो इसी को तो डेड वेट लॉस बोलते हैं, ठीक है। तो और इसका हाइट कितना था, ये हाइट, ये तो बराबर होगा, और ये 10 था, ये 20 था, तो ये 10 हो गया, और ये बेस आपका दे रखी है 10। जस्ट आपको इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालनी है। एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस आपको दे रखा है, हाइट आपको दे रखा है, दैट इज 50। गॉट इट अनुराग, गॉट इट। तो आपने बेस को 10 कैसे ले लिया सर? ये 10 से शिफ्ट हुआ ना, ये 10 से शिफ्ट हुआ ना, यहाँ पे मेरा डायग्राम जो है उल्टी हुई है। जब आप इसको शिफ्ट करा के देखोगे तो 10 से ही तो शिफ्ट हुआ ना। ये कितनी डिस्टेंस है, 10 ही तो है, इसमें क्या कंफ्यूजन है, मुझे ये समझ में नहीं सर आ रहा है। पैरेलल डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस 10 होगा ना कि? परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज 10, या ये भी तो 10 से बढ़ा ना, ये कितना गैप से बढ़ा, ये मेरा 10 प्लस 0.4x, अब ये 10 से बढ़ गया, तभी तो यहाँ पे 20 प्लस 0.4x आया। तो ये कितनी दूरी है इसकी, यही दूरी तो यहाँ से लेकर यहाँ तक है, ये दूरी तो सेम है, डिस्टेंस सेम है ना, तो इसीलिए ये 10 ही होगा ना। क्यों कंफ्यूज हो रहे हैं आप गाइस? ये डिस्टेंस कितनी है, ये मेरा सपोज कि दिस इज, ये मेरा ये था, ये 10 से बढ़ाना, ये जितना भी ये पूरा एरिया 10 10 10, ये 10 10 की पूरा दोनों पैरेलल लाइन है ना 10 10 का, ये बीच की दूरी तो 10 ही होगी ना। तो उसी तरह से ये दोनों का गैप की दूरी कितनी रहेगी, 10 ही तो रहेगी ना। गाइस दैट इज बेसिक मैथमेटिक्स, बेसिक। यहाँ पे आपको तो डाउट बिल्कुल नहीं होना चाहिए, दो पैरेलल लाइन की डिस्टेंस अगर सेम है तो क्या दिक्कत है। मेरा यहाँ पे एक 10, सपोज दिस इज 10, यही तो मेरा ट्राइंगल बना था ना, इस टाइप की ट्राइंगल, ठीक है। जैसे डायग्राम यहाँ पे पेन टैब में मेरी थोड़ी सी खराब हो रही है, बट यही तो है। इसमें क्या दिक्कत आ रहा है आपको, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है।
तो बहुत ही बेसिक है। तो आपका आंसर 50 आएगा। ठीक है गाइस, सिंपल दिया हुआ था, सिंपल, विथ एक्सटर्नलिटीज एंड विदाउट एक्सटर्नलिटीज। बस 10 रुपया जो है आपको डैमेज होती है सोसाइटी में इस फॉर्म जब ऑपरेट होती है, तो ये 10 रुपया जब अगर ये अपने मार्जिनल कॉस्ट पे ऐड कर लेगा तो उसकी प्रोडक्शन घट जाएगी ना, तो घट के कितनी आ गई, 10 आ गई, और विदाउट एक्सटर्नलिटीज 20 हो रही थी। तो यही तो मेरा लॉस हुआ ना सोसाइटी को, और जो सोसाइटी में लॉस हुआ उसी को तुम लोग डेड वेट लॉस बोलते हैं। दैट इज इजी। सो ये मेरा 50 आंसर होगा उसका। ओके, क्वेश्चन नंबर 55 गाइस, सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है, देखिए कितने बार। प्लीज आप मुझे इसका कोई आंसर बताइए। आई थिंक सेम क्वेश्चन, फटाफट से। Q इज इक्वल टू 8, L की वैल्यू आपको 100, फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन। या आपको दे रखी है कि मेरी प्रोडक्शन फंक्शन इतनी है और लेबर 100 है, कैपिटल इतनी है, फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन। टोटल कॉस्ट आपको बतानी है कि कितना होगा, बताइए कोई भी टोटल कॉस्ट। गाइस सब कुछ दे रखा है, बस आपको खाली कैलकुलेट करना है। व्हाट इज द टोटल कॉस्ट, फटाफट से कोई मुझे बताए। प्रोडक्शन फंक्शन मुझे दे रखी है, कॉर्डिनस प्रोडक्शन फंक्शंस, लेबर की वैल्यू दे रखी है, कैपिटल की वैल्यू। 800. यस एग्जैक्टली 800। सो 800 इज अ करेक्ट आंसर। ओके, 800 इज अ करेक्ट आंसर। कैसे? क्योंकि Q इज इक्वल टू आपका 8 इंटू टोटल कॉस्ट पूछा ना। टोटल कॉस्ट क्या होता है, जस्ट आपको यहाँ पे वैल्यूज को पुट करना है। 100, 0.3 और k पे पावर 100, 0.7। सो 8, 100 कॉमन आ गया, 0.3 एंड प्लस 0.3, ये तो 1 बन गया। सो 8 इंटू 100 दैट इज व्हाट, 800। ठीक है, Q आपको दे रखी ना, टोटल Q। ठीक है, टोटल कॉस्ट यही तो आपको बताना है। सो 800। ओके, यस। इसमें तो गाइस कोई डाउट नहीं होना चाहिए, तो बहुत ही बेसिक है। नो। ओके, ये भी गाइस बहुत ही बेसिक है। मुझे आप कोई भी तुरंत एक बताइए। क्वेश्चन नंबर 5, when the production function of this, price of capital is this and price of labor is this, then what will be the expansion path ratio of the firm? Guys, expansion path ये, expansion path से घबराना नहीं है। Suppose this is my budget line or the ISO cost line and this is my ISO quant line। ठीक है, सो ये जो पाथ होता है ना, ये पाथ, उसी तरह से दिस पाथ, तो इसी पाथ को हम लोग बोलते हैं क्या, आई दिस एक्सपेंशन पाथ। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, टेंजेंसी रूल। आपको हिंट भी दे रखी है, टेंजेंसी रूल। बताइए कोई भी क्या होगा। ये आंसर उन्होंने चूज किया है, तो ये आंसर पे मत जाइएगा, मे भी गलत हो सकता है ये आंसर। विथ लॉजिक आप मुझे बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। मैं आपको 1 मिनट टाइम दे रहा हूँ, आप इसको सॉल्व कीजिए, फिर आप मुझे बताइए। गाइस ये बहुत ही इजी है, दैट इज सो इजी पार्ट।
सर आप बता दीजिए। ओके, मैं तो बताऊंगा ही लास्ट में, लेकिन आप एक बार खुद से ट्राई कीजिए ना। आपको मैं आपको हिंट भी देता हूँ। एक सेकंड, मैं आपको हिंट भी दे देता हूँ ताकि आप कैसे सॉल्व करें। गाइस, कंज्यूमर बिहेवियर याद है? कंज्यूमर बिहेवियर में क्या होता था? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड 1 डिवाइडेड बाय मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड 2 इज इक्वल टू प्राइस 1 बाय प्राइस 2। गाइस, वही चीज़ यहाँ पे लगाना है। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ लेबर डिवाइडेड बाय मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कैपिटल इज इक्वल टू लेबर को कौन सी प्राइस होती है? वेज डिवाइडेड बाय कैपिटल, रेंट। आपको तो दे रखी है सारी चीज़ें। बस यही तो मेरी टेंजेंसी रूल होती है। ये मेरा यूटिलिटी, ये मेरा कंज्यूमर बिहेवियर, और जस्ट सिमिलर टू प्रोडक्शन एंड कॉस्ट, सेम चीज़। तभी तो आपको यहाँ पे दे रखी ना कि मेरा एक्सपेंशन पाथ क्या है। एक्सपेंशन पाथ यही होता है ना, इसका मतलब क्या? टेंजेंसी रूल। और यही तो होता है टेंजेंसी रूल। सब चीज़ दे रखी है आपको। गाइस, ऐसे कंफ्यूज होने सर की, 1 मिनट। ठीक है? तो मुझे कोई बताइए कि इसका आंसर क्या है। कोई भी एक, किसी का भी तक सॉल्व नहीं हुआ ये क्वेश्चन। कोई भी एक। सर बस 1 मिनट कर लो। आपको यहाँ पे हिंट 0.5 प्लस 0.5 कौन सा है? CRS। अब इसमें आपको कैलकुलेशन में इतनी लेट क्यों हो रही है? लीजिए आप और 30 सेकेंड और टाइम लीजिए, सॉल्व कीजिए आप इस क्वेश्चन को। डी ऑप्शन ही है सर, 0.8 टाइम्स है सर। या सो आपने कहा डी। देखते हैं डी आंसर मे भी गलत भी हो सकता है। ये तो चूज एन ऑप्शन है ना, ये कोई कैंडिडेट ने चूज किया है। ठीक है, तो आपने बताया डी, और एक सर कोई 4 बताइए बाय 5 ऑफ एल होगा सर, के इक्वल्स टू 4 बाय 5 ऑफ एल। कितना आंसर आ रहा है? इस चार में से कौन सा आ रहा है? कौन सा आ रहा है सर बताइए। डी आ रहा है, डी। ओके, आपका भी डी आ रहा है। ठीक है, तो चलिए एक बार कर देते हैं इस क्वेश्चन को। ओके, तो मुझे क्या दे रखी है? Q इज इक्वल टू 20 K पे पावर 0.5, K पे पावर 0.5, L पे पावर 0.5। ठीक है, ओके। प्राइस ऑफ कैपिटल इज 5 एंड प्राइस ऑफ लेबर, लेबर का मतलब वेज, मतलब वेज मेरा 4 दिया हुआ है और ये मेरा R इज इक्वल टू 5 दिया हुआ है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि W इज इक्वल टू 4 एंड R इज इक्वल टू 5। ओके, और मुझे एक्सपेंशन पाथ बोली गई है क्वेश्चन में। तो एक्सपेंशन पाथ का मतलब क्या होता है? यही तो होता है ना कि जैसे जैसे मेरा आइसो कॉस्ट बढ़ता है वैसे वैसे मेरी प्रोडक्शन भी बढ़ती है। तो जैसे मैं इसको कराऊंगा, इसी का नाम है एक्सपेंशन पाथ। तो इसका क्या मतलब है? टेंजेंसी रूल ना। तो टेंजेंसी रूल में क्या होता है? मार्जिन प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल डिवाइडेड बाय, या फिर लेबर, लेबर डिवाइडेड बाय मार्जिन प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल डिवाइडेड बाय वेज, मीन्स द प्राइस ऑफ लेबर। लेबर की प्राइस कितना है? वेज रेट डिवाइडेड बाय कैपिटल की प्राइस कितनी है? रेंटल रेट, दैट इज आर। अब मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूंगा डेल क्यू बाय डेल एल के रिस्पेक्ट में। एल के रिस्पेक्ट में करूंगा तो क्या होगा? 20 इंटू के तो मेरा कांस्टेंट रहेगा, एल 0.5 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 0.5। ठीक है, उसी तरह से एल एक बार कांस्टेंट आ जाएगा 0.5, के 0.5 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 0.5 इज इक्वल टू डब्ल्यू। डब्ल्यू कितना है? 4/5। तो 20 कैंसिल, 0.5 0.5 कैंसिल। ओके, तो क्या बचा? के 0.5 एल पे पावर 0.5 माइनस 1, दैट इज माइनस 0.5 डिवाइडेड बाय एल पे पावर 0.5, के पे पावर माइनस 0.5 इज इक्वल टू 4/5। ओके, सो क्या मैं इसको, देखो गाइस, ये के माइनस है 0.5, ऊपर लेके जाएंगे तो प्लस हो जाएगा। तो के 0.5 इंटू के 0.5 डिवाइडेड बाय एल है, माइनस है तो उसको नीचे लेके जाएंगे तो प्लस हो जाएगा। 0.5 प्लस एल 0.5 इज इक्वल टू 4/5
दोनों सेम है, के दोनों सेम है तो ऐड हो जाएगा ना, के 0.5 प्लस 0.5 दैट इज 1 डिवाइडेड बाय एल 0.5 प्लस 0.5 1 इज इक्वल टू 4/5 4/5 4/5। कुछ रॉन्ग हो रहा है क्या यहाँ पे? नो। सो यहाँ से के की वैल्यूज कितनी आएगी? सही है सर, के की वैल्यूज 0.8 L। 0.8 है या, तो ये आपका ये आंसर होगा, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर डी। ओके, सिमिलर गाइस, फटाफट से आप मुझे कोई बोल दे, आंसर बिल्कुल ना देखे, आंसर बिल्कुल गलत हो सकता है, तो आप आंसर पे बिल्कुल ना जाए क्योंकि इन्होंने कैंडिडेट को एक एग्जाम दिया है, उन्होंने चूज किया है, तो आंसर पे आप बिल्कुल ना जाए, कोई भी फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 10 है JNU SSS 2020 का है, सिंपल आपको दे रखा है सारा चीज, आपको उसको डिफरेंशिएट करके बताना है कि क्या आएगा। dk/dl इज व्हाट। थोड़ी सी मैथमेटिक्स भी आपको यहाँ पे समझनी होगी गाइस। dk/dl आपको पूछा है, dk डिवाइडेड बाय dl, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, dq डिवाइडेड बाय dq कर सकता हूँ, ये क्या है, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल डिवाइडेड बाय मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर ही तो है, निकालिए इसका मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल डिवाइडेड बाय मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर। ओके, कोई भी बताए, सिंपल गाइस, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल डिवाइडेड बाय लेबर बतानी है। ओके, मैं सॉल्व करता हूँ फिर। देखिए गाइस, आपको दे रखी है व्हाट विल बी द स्लोप, आपको इसकी स्लोप बतानी है, किसकी, dk/dl ना, ये मेरा स्लोप, सपोज दिस इज कैपिटल, दिस इज लेबर, तो मुझे बतानी है कि dq/dl स्लोप बतानी है कि इसकी स्लोप कितनी है, ठीक है गाइस। स्लोप क्या होता है, MRTS, MRTS ही तो होता है, MRTS इक्वल टू क्या होता है, मार्जिन प्रोडक्ट ऑफ लेबर डिवाइडेड बाय मार्जिन प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल, बस निकालिए इसका मार्जिन प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल। तो मुझे Q क्या दे रखा है, मैं यहाँ पे Q लिख लेता हूँ, Q इज इक्वल टू ऐसा पॉइंट इज इक्वल टू व्हाट, 4 K पे पावर 1/4 L पे पावर 3/4, ओके, आपको दे रखी है इज इक्वल टू कोई कांस्टेंट टर्म, ओके ओके, ये मुझे Q इज इक्वल टू दे रखी है, तो डेल Q/डेल L इज इक्वल टू क्या है, यही तो मेरा मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर है, दैट इज 4 K पे पावर 1/4, अब मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूंगा L के रिस्पेक्ट में, दैट इज 3/4 L पे पावर 3/4 -1, उसी तरह से मैं डेल Q/डेल K निकालूंगा, K L पे पावर 3/4 L पे पावर 3/4 एंड K 1/4 K पे पावर 1/4 -1, अब इसी को दोनों को डिवाइड कर देंगे, यही तो दोनों स्लोप है ना, ये मेरा क्या है गाइस, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर डिवाइडेड बाय मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल, और यही तो स्लोप होता है, दैट इज लेबर दैट इज कैपिटल, दैट इज द, सपोज दिस इज माय आइसो क्वांट कर्व, तो दैट इज चेंजिंग, दैट इज स्लोप, ये क्या है, MRTS ही तो होता है, दैट इज डेल Q/डेल L, डेल Q/डेल L, ठीक है, तो जस्ट 4 कैंसिल, आप इसको सॉल्व करना, तो इसको सॉल्व करने के बाद आपको आएगा -3K/L आएगा, ठीक है, इसको सॉल्व करना बहुत ही बेसिक है, सारा कैंसिल हो जाएगा, 4 नीचे यस कैंसिल सर, हो, सही है। ठीक है, तो -3K/L आएगा आपका, सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ओके।
गाइस सारा कुछ दे रखा है, मुझे पता है कि डी के बाई डी एल पूछा गया है कि डी के बाई डी एल क्या है, तो मेरा जो स्टैंडर्ड होता है दैट इज़ लेबर दैट इज़ कैपिटल, ठीक है। और ये मेरी कोई प्रोडक्शन फंक्शंस है, तो अगर मेरी ऐसो कॉस्ट लाइन है तो अगर इसकी स्लोप क्या होती है, स्लोप जो है इसकी स्लोप क्या होगी, दैट इज़ ना डेल क्यू बाय डेल एल, ठीक है, डेल क्यू बाय डेल एल। और ये आप इसको एम आर टी एस भी बोल सकते हैं, जैसे यूटिलिटी में हम लोग क्या बोलते थे, एम आर एस, तो प्रोडक्शन में क्या हो जाएगा, एम आर टी एस, ठीक है, सिंपल। ओके, जे एन यू ट्रिपल एस 2020 क्वेश्चन नंबर 19, when the average variable cost that is AVC आपको दे रखी है, average variable cost is this, what will happen, what will be the output at a minimum marginal cost when the fixed cost is 50, okay, when the fixed cost is 50, guys average variable cost कितनी है, 10 minus 5q plus 10q square, ओके, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है, तो अगर मुझे वेरिएबल कॉस्ट निकालना है, ठीक है, तो वेरिएबल कॉस्ट गाइज, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्यू, तो अगर मैं क्यू को अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूंगा क्यू इंटू ए वी सी, तो वेरिएबल कॉस्ट आएगा ना, तो बस मैं इसको क्यू से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 100 क्यू माइनस 5 क्यू स्क्वायर प्लस 10 क्यू क्यू, ये मुझे वेरिएबल कॉस्ट निकली, ओके। वेरिएबल कॉस्ट गाइज, टोटल कॉस्ट क्या होता है, वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट आपको दे रखी है, ये वाला पार्ट को यहाँ पुट करना है, और प्लस फिक्स कॉस्ट कितनी है 50, ओके। तो मैं इसको एक बार लिखता हूँ आगे, ओके, सो टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट, सो वेरिएबल कॉस्ट गाइस कितना आया, 10q माइनस 5q स्क्वायर प्लस 10q क्यूब, 10q, सो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 10q माइनस 5q स्क्वायर प्लस 10q प्लस 50, ये मेरा टोटल कॉस्ट आया, ओके। बट क्वेश्चन गाइस क्या बोल रहा है कि आपको व्हाट विल बी द आउटपुट एट मिनिमम मार्जिनल कॉस्ट, मिनिमम, ठीक है, मतलब मेरी मार्जिनल कॉस्ट क्या होनी चाहिए मिनिमम, तो मैं इसको फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन लूंगा, फर्स्ट ऑर्डर डेल्टा टी सी डिवाइडेड बाई डेल्टा क्यू, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाई क्यू, यही तो मेरा मार्जिनल कॉस्ट है, एम सी मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू, मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूंगा तो कितना आएगा 10 माइनस 10q प्लस कितना आएगा 30q स्क्वायर प्लस ये तो मेरा कांस्टेंट है तो 0 इज इक्वल टू 0, ओके, ठीक है। तो ये मेरी मार्जिनल कॉस्ट निकली, ठीक है, तो मैं इसको थोड़ी सी अरेंज करके लिखता हूँ, 30q स्क्वायर माइनस 10q प्लस 10 इज इक्वल टू 0, ओके, ठीक है। अब मुझे क्वेश्चन में बोला गया है कि व्हाट विल बी द आउटपुट एट मिनिमम मार्जिनल कॉस्ट व्हेन द फिक्स्ड कॉस्ट इज 50, ओके, नो प्रॉब्लम। अच्छा, मार्जिनल कॉस्ट का मिनिमम निकालेंगे। तो अब ये मेरा मार्जिनल कॉस्ट आ गया, अब मुझे इसकी पूछ रहा है कि इसकी ये मीन वैल्यूज़ निकालनी है, तो आपको मैंने बताया था कि मीन मैक्स जब भी लेंगे तो सबसे पहले फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन लेंगे, तो बस इसका और एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे डेल्टा क्यू के साथ, तो आपका यहाँ पे कितनी आएगी 60q माइनस 60 इज इक्वल टू 0, और जब q इज इक्वल टू क्या आएगी 1/6, ये मेरी क्या निकली क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है। अब मुझे नहीं पता कि ये वैल्यूज़ क्या है, मीन है या मैक्स है, तो उसके लिए मुझे डबल डेरिवेटिव लेना होगा, तो बेसिक रूल गाइस मैक्सिमा मिनिमा डेल क्यू स्क्वायर, तो जब मैं इसको और एक बार डिफ्रेंशिएट करूँगा तो 60 जो कि पॉजिटिव, तो जब डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव होता है तो उस केस में मेरी कौन सी वैल्यूज़ देती है, मिनिमम, मिनिमम, ठीक है, अगर लेस देन 0 होता तो मैक्सिमम वैल्यूज़ देता, ठीक है, तो यस
इस डबल डेरिवेटिव से मुझे मालूम चला कि हाँ ये मिनिमम वैल्यूज को देगी किस पॉइंट पे, q इज इक्वल टू 1/6 पे। ठीक है, q इज इक्वल टू 1/6, तो 1/6 जब इसको डिवाइड करेंगे तो 0.166 आएगा। तो मतलब कि इतनी आउटपुट होनी चाहिए ताकि मेरा मार्जिनल कॉस्ट सबसे मिनिमम होगी इस आउटपुट पे। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट होगा। ओके, कैन आई रिपीट गाइस अगेन और आई नो जस्ट सर। मूव। ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो बस आपको मिनिमम मैक्सिमम की रूल गाइस याद होनी चाहिए। ठीक है, जब भी अगर आपको पूछा जाए कि मिनिमम वैल्यूज क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यूज क्या होगा, तो सबसे पहले आप उसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना। फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल करना जीरो, और यहाँ से क्या आता है, क्रिटिकल पॉइंट। अब एक क्रिटिकल पॉइंट कुछ भी हो सकता है, मैक्स भी हो सकता है, मीन भी हो सकता है, मुझे नहीं मालूम। तो इसको चेक करने के लिए हम लोग डबल डेरिवेटिव लेते हैं। डबल डेरिवेटिव, डबल डेरिवेटिव चेक करना, तो डबल डेरिवेटिव निकालना, फिर ई क्यू की वैल्यूज यहाँ पे पुट करके देखना। अगर ये पॉजिटिव आएगा तो इससे मिनिमम वैल्यूज होगी, अगर क्यू को पुट करके लेस देन जीरो आएगी तो ये मेरी मैक्सिमम वैल्यूज होती है, जस्ट ऑपोजिट। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखना, क्योंकि ये मे भी आपके सीओटी में काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है। जब लाइक कोई मोनोपोली से क्वेश्चन पूछ दिया, कोई लाइक परफेक्ट कंपटीशन से पूछ दिया, ठीक है, या फिर बेसिक है, इस मैथ्स में भी तो काफ़ी यूज होता है ये कॉन्सेप्ट। ओके ओके, सो ये क्वेश्चन है आपका JNU ट्रिपल एस 2019। ओके, 2019 का है। ओके, Liura is a government chef, एक शेफ है who's run a small catering business in a competitive industries. Liura specialize in making wedding cakes. ठीक है, वेडिंग केक्स जो है स्पेशलाइज्ड है वो वेडिंग केक्स बनाने में। ल्यूरा सेल 20 वेडिंग केक्स पर मंथ। ठीक है, 20 वेडिंग केक जो है पर मंथ जो है वो सेल करती है ल्यूरा। हर मंथली टोटल रेवेन्यू इज दिस मच। टोटल रेवेन्यू गाइस, टोटल रेवेन्यू कितना, 5000। कितना सेल पे, 20 सेल पे। ठीक है, ओके, बट द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ वेडिंग, बट उसका मार्जिनल कॉस्ट कितनी लग रही है, मार्जिनल कॉस्ट दैट इज 300। 300 लग रही है पर केक का, 300 लग रहा है पर केक का, पर केक का। 5000 रेवेन्यू है, कितनी केक बनाई, 20 डिवाइडेड बाय 20, तो एक केक का कितना रेवेन्यू मिला, जीरो, 250 ना, 250। ठीक है, तो वन केक का जो है आपको रेवेन्यू कितना मिला, 250, बट आपको कॉस्ट कितना लग रहा है, 300। ठीक है, तो क्या आप 20 केक को बनाएंगे, ठीक है, तो फ्यूअर, मेक फ्यूअर देन 20, मतलब 20 तो आपको जाना ही नहीं है, 20 से कम ही आपको रहना है। ठीक है, तो फ्यूअर देन पर मंथ आप केक बनाएंगे। ओके, सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। गाइस आपकी रेवेन्यू कम है ना, कॉस्ट आपकी ज़्यादा लग रहा है। किस केस में, 20 केस में, 20 केक अगर जब अगर आप बनाते हैं तो 20 केस क्यों बनाएंगे, आप उससे कम ही तो बनाएंगे ना, ताकि आपका 250 और मतलब आप जो है दोनों बराबर में आ जाए। ठीक है, मतलब आप फ्यूअर देन 20 केक्स पर मंथ बनाएंगे टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। यस सर। सिंपल गाइस, थोड़ी सी लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चन जेएनयू पूछ सकता है, और जेएनयू तो सीयूटी के पार्ट है, बट मे बी दिस क्वेश्चन इज हेल्पफुल। ओके, सिमिलर टाइप के क्वेश्चन गाइस और एक बार जेएनयू ने पूछा है ट्रिपल एस 2019 में। देखिए आप इस क्वेश्चन को बनाइए, मैं 1 मिनट आपको टाइम दे रहा हूँ, आप इस क्वेश्चन पे सोचिए, आप क्या कौन सा आंसर टिक करते हैं आप मुझे बताइए। मैं आपको 1 मिनट की टाइम दे रहा हूँ। सब कुछ आपको दे रखा है गाइस, ठीक है। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी द लास्ट वर्कर दैट डिनाई हार्ड वर्क 2 tires per hours, what is the maximum on which that Danny is willing to pay to the last worker hired.
मार्जिनल कॉस्ट कितनी दे रखी है? सर 10। कितना? 10? यस सर। रॉन्ग, बिल्कुल ही सर गलत, बिल्कुल ही रॉन्ग गाइस। ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है माइक्रो इकोनॉमिक्स के। इसमें क्या दिक्कत हो रहा है मुझे ये समझ में नहीं आ रहा आप लोगों को। सब कुछ तो दिया हुआ है, एवरीथिंग इज गिवन गाइस। अगर आप लोग इतने इजी क्वेश्चन में सर 5 सर, सॉरी सॉरी सर 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 वहाँ आवर है सर, सॉरी सर, वो 2 टाइप्स पर 5। 5 भी नहीं है आंसर, ए भी नहीं है, ए भी नहीं है। अब आप मुझे बताइए कि सी है या फिर डी है। कोई भी गाइस अदर, कोई और अगर बताना चाहे तो मुझे बताइए इसका आंसर क्या होगा। सर इनसफिशिएंट इंफॉर्मेशन, पता नहीं सर। सर यहाँ मार्जिनल कॉस्ट सर उसकी सर एक टायर को सर $10 है सर, तो सर जो बट सर तो एडिशनली भी लास्ट आपको वर्कर दे जो रखा करे है सर कम से लास्ट कम उतने वर्कर। डॉलर का सर उसको मतलब। देखो एक सेकेंड मैं बता रहा हूँ। देखो सपोज कि द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ द लास्ट वर्कर दैट सपोज आई हायर्ड वॉज 2 टायर पर आवर, मतलब 1 घंटे में 2 टायर को बनाती है। ठीक है, ये मेरा लास्ट वर्कर है, तो इन्होंने कितना यहाँ पे किया, 2 टायर्स बनाया लास्ट। ओके, और मार्जिनल कॉस्ट, ये जो 2 टायर बनाया ना गाइज, ये 2 टायर की दाम कितनी होगी? और एक का दाम है 10, तो 2 का दाम की कितना होगा? $20 ना। वही तो आपको पूछा है कि मैक्सिमम वेज लास्ट वर्कर को कितना दे सकती है, 20। सिंपल, जस्ट होल्ड एंड सी द क्वेश्चन अगेन। यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, सॉरी सर। ठीक है, आपको दे रखी है ना कि सपोज दिस इज लास्ट वर्कर ने कितनी टायर बनाई, 2 टायर, और एक टायर की दाम गाइस 10 रुपया है, तो 2 इंटू 10 20। यही तो इसकी मैक्सिमम विलिंगनेस टू पे होगी किसी भी फर्म की, कि वो 20 रुपया ही दे सकता है इस वर्कर को, कि हाँ ठीक है लो मैं तुम्हें मैक्सिमम इतना ही दे सकता हूँ, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि उससे ज़्यादा मैं दूंगा तो मेरी लॉस हो जाएगी। ओके, दैट इज सिंपल। So C is the correct option. Okay, JNU Triple S 2019 similar type के questions guys काफी बार JNU ने पूछे। Similar. Suppose कि Rosie's Flowers Shop sell कोई arrangements for the $20 each. Floral. What do you mean by the floral? What is the meaning of the floral? Anyone knows? सर Related to सर्कुलर flowers. What? Floral means guys I'm Related to flowers. related to flowers. Okay, because I'm very poor in English. Okay, so Rosie's Flower Soap sells floral arrangement for $20 each. If Rosie hires 10 workers, she can sell 60 arrangement per week. Okay, 60 अगर वो 10 हायर वर्कर अगर करती है तो ये 10 वर्कर कितनी अरेंजमेंट देगी पर वीक? दैट इज 600 arrangements. Okay, if she hires 11 worker, she can sell this much. Guys 10 वर्कर हायर की, 10th वर्कर तो कितना दिया? 600, और 11th वर्कर अगर हायर की तो कितना दिए? 650। तो एडिशनल ये जो एक लेबर यहाँ पे जो एम्प्लॉयड हुआ, ये कितना एक्चुअली दिया? 50 ही तो दिया ना। 650 माइनस 600 मतलब 50 यूनिट की अरेंजमेंट दी पर वीक। ओके, so Rosie pays each of her workers 4,000 per week. Okay, so which of the following is correct? तो आपको ये 4 ऑप्शन दे रखी है, 4 ऑप्शन में से बतानी है। सर बी, कौन? डी? बी बी। बी, यस, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो मैं इसको सॉल्व करता हूँ कैसे। ओके गाइज, जो एडिशनल वर्कर था 10th वर्कर से 11th वर्कर, ये जो एक वर्कर ने कितना एक्स्ट्रा प्रोड्यूस किया, दैट इज 50 इनटू कितना रुपया रोजी सेल करती है एक एक का
एक अरेंजमेंट का 20, तो 50 का कितना सेल करेगी, दैट इज 50 into 20, ठीक है। तो ये इसकी क्या बनी, मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू, ठीक है गाइज। एक चीज आप फॉर्मूला कि मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट ऑफ लेबर इज इक्वल टू क्या होता है, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर इनटू प्राइस, यही तो होता है ना, सिंपल। तो 11th वर्कर ने इस फर्म को कितनी मार्जिनल रेवेन्यू देगी, 1000 रुपया की, सिंपल, गॉट इट गाइस। इस क्वेश्चन में तो तुम बिल्कुल, क्योंकि मैंने ये जो पिछले वाला किया था सेम सेम था, सेम सेम डिट्टो सेम था, उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड था ये, ठीक है। आप मुझे बताइए अगर इसमें अगर किसी को भी डाउट है तो। एनीवन गाइस डाउट, कैन आई मूव टू द नेक्स्ट? ओके, JNU SSS 2019, okay, question number 42. A manager has decided to allocate an operating budget between labor and capital के बीच में जो है वो डिसाइड करती है कि उसके बजट को, मतलब अपने बजट को एलोकेट करती है लेबर और कैपिटल के बीच में, इन सच वे दैट कि जो मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर मेरी कितनी है, 10 है, तो गिवन है कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इज 10 यूनिट, आपको दे रखी है, of a finite divisible output, and the marginal productivity of the capital is 12 units. Okay, if the wage rate is 16 and the rental rate of the capital is 18, then which of the statement is correct? ठीक है, तो ऑप्शन में गाइस देखो, बेसिकली आपको कंपेयर क्या करनी है कि the manager should allocate the entire budget to capital because it has the highest productivity या फिर least आउटपुट, ठीक है। तो ये 4 ऑप्शन है, तो मैं सबसे पहले क्वेश्चन को एक बार लिख लेता हूँ यहाँ पर अच्छे से। मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर कितनी है, 10, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल आपको गिवन कितनी है, 12, ओके 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 गाइस। एक चीज आपको पता होना चाहिए कि वेज रेट डिवाइडेड बाय मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर, ये मुझे क्या बताती है, दैट इज द पर यूनिट कॉस्ट। अब इसे लिख लीजिए, पर यूनिट कॉस्ट इन इंक्रीजिंग, पर यूनिट कॉस्ट इन इंक्रीजिंग आउटपुट बाय इंक्रीजिंग लेबर बाय 1 यूनिट, ठीक है। पर यूनिट कॉस्ट गाइस, इस W/MPL का मतलब क्या हुआ कि अगर हम एक यूनिट से अगर लेबर को बढ़ाए तो कितने यूनिट से मेरी कॉस्ट बढ़ेगी, क्योंकि मुझे लेबर को वेज देना है और लेबर को वेज देना, दैट इज W। तो एक यूनिट अगर मैं अपने आउटपुट, अपने लेबर को अगर मैं बढ़ाता हूँ तो मुझे कितनी कॉस्ट को बेयर करनी पड़ेगी हमारे आउटपुट को बढ़ाने के लिए, वही चीज़ है। तो सिमिलरली कैन आई राइट सिमिलरली फॉर द कैपिटल एज वेल, R इज इक्वल टू MP/K। ये मुझे क्या बताएगी कि पर यूनिट कॉस्ट ऑफ इंक्रीजिंग, per unit cost of increasing output by increasing my capital by 1 unit, ठीक है। कि जब मैं एक यूनिट से अगर मैं कैपिटल को बढ़ाता हूँ तो मुझे कितनी कॉस्ट बढ़ानी पड़ेगी, बढ़ानी क्यों, क्योंकि रेंट है ना, और रेंट मुझे तो देना होगा जो कि मेरे टोटल कॉस्ट में आती है, ठीक है, उस आउटपुट को बढ़ाने के लिए। दैट इज द मीनिंग ना, दैट इज द मीनिंग ना, ओके ओके ओके। सो गाइज, जब मैं यहाँ पे मुझे W कितनी है, 16 डिवाइडेड बाय 10, उसी तरह से मेरी कैपिटल कितनी है, 12 डिवाइडेड बाय 18, 12 डिवाइडेड बाय 18,
marginal product of capital, sorry, rental rate 18 18 divided by 12, 18 divided by 12, या तो 18 divided by 12 आपको कितनी देगी 1.5, और ये आपको कितनी देगी 1.6, 1.6 1.5। तो गाइज ये बेसिकली क्या बताता है, एफिशिएंसी, कि किसकी ज़्यादा एफिशिएंसी है, ठीक है। मतलब कि अगर मैंने एक यूनिट, अगर मैंने लेबर को बढ़ाया तो मेरी कॉस्ट जो है, मेरी कॉस्ट जो है कितनी बढ़ी, दैट इज़ 1.6। मैंने एक यूनिट जब मैंने कैपिटल को बढ़ाया तो मेरी कितनी कॉस्ट बनी थ्रू अ रेंटल रेट ऑफ कैपिटल, दैट इज 1.5। तो कौन सा बड़ा है, 1.6 इज ग्रेटर देन 1.5, सो द आंसर इज C. Managers should reallocate at least a small amount of the budget toward capital and away from the labor. एंड अवे फ्रॉम द लेबर, लेबर में हम नहीं देंगे क्योंकि इसकी कॉस्ट ज़्यादा लग रहा है और ये मेरी कम है ना, तो इसकी एफिशिएंसी ज़्यादा है ना। तो किसी भी फर्म को अपना एलोकेशन है, जितनी भी उसके बजट एलोकेशन है वो किधर देना पड़ेगा, इधर शिफ्ट करना पड़ेगा इसको, ठीक है। तो लेबर में हम नहीं देंगे, कैपिटल में शिफ्ट कर देंगे। क्यों? क्योंकि मेरी एफिशिएंसी, मतलब मुझे कॉस्ट जो है कम लग रही है कैपिटल एज कंपेयर टू लेबर। सो ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर। ये थोड़ी सी अलग टाइप की क्वेश्चन था, ठीक है, लॉजिकल थी। ए क्यों नहीं है व्हाट सर? ए आंसर क्यों नहीं होता? ये आंसर क्यों नहीं होगा? क्योंकि द मैनेजर शुड एलोकेट द इंटायर बजट टू कैपिटल बिकॉज इट हैज़ अ हाई, देखो गाइस, मेरी प्रोडक्शन फंक्शन है लेबर और कैपिटल है, तो विदाउट लेबर कैपिटल को फिर कौन चलाएगा? अगर मशीन विदाउट लेबर अगर नहीं होगी तो कैपिटल को तो कोई ना कोई तो चलाने वाला तो चाहिए ना। तो एटलीस्ट लेबर को रखे बट मेरा ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा ठीक है ठीक कैपिटल की तरफ फोकस करें। गाइस ये सब तो बेसिक चीज़ें, सब तो थोड़ी सी आपको लॉजिकल लगानी चाहिए ना। विदाउट कैपिटल, विदाउट मैन, मशीन, हाउ इट विल ऑपरेट, ठीक है। तो इसलिए तो आपको यहाँ पे दे भी रखिए कि मिनिमम, कि एटलीस्ट आपको दे रखिए यहाँ, ओके। क्वेश्चन हो गया, ओके। मैंने यहाँ पे डेफिनेशन भी आपको दे दिया है। निकोले ऑन्स स्मॉल पॉटरी फैक्ट्री, ओके, trial, yeah. She can makes 1000 pieces of pottery year per year and sell them for $100 each. It cost of 20,000 dollar, that is euro, I think, yeah. ओके, इतना कॉस्ट लग रहा है उसको रॉ मटेरियल के लिए, और दिस मच टू प्रोड्यूसेस दिस मच पीसेस ऑफ दिस। सी हैज इन्वेस्टेड this much in her factory and equipment, okay, okay. Saving and this borrowed at a 10%, Nicole can work at this much the economic profit, okay। तो बेसिकली गाइज आपको इकोनॉमिक प्रॉफिट बताना है कि इकोनॉमिक प्रॉफिट क्या होता है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि इकोनॉमिक प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू माइनस एक्सप्लिसिट कॉस्ट माइनस इम्प्लिसिट कॉस्ट, ठीक है, इम्प्लिसिट कॉस्ट। और एक ये फॉर्मूला आप याद रखना। और दूसरा आपका अकाउंटिंग प्रॉफिट, अकाउंटिंग प्रॉफिट, अकाउंटिंग प्रॉफिट होता है आपका रेवेन्यू माइनस एक्सप्लिसिट कॉस्ट। अब ये एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या है ये हम बताते हैं आगे, ओके। देखो गाइस, एक्सप्लिसिट कॉस्ट आर आउट ऑफ द पॉकेट कॉस्ट फॉर अ फर्म। फॉर एग्जांपल पेमेंट जो आप एक्चुअली में आप दे रहे हैं उसको, are out of the pocket cost of the firms, like payment for the wages, salaries, rent, material, ये मेरा सारा explicit cost है। implicit जैसे इसका उल्टा, मतलब ये opportunity cost को आपको बताती है, is a specific type of opportunity cost
the cost of resources already owned by the firm that could have been put to some other use. मतलब गाइस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपको तो शायद मालूम है ना कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है. सपोज कीजिए जैसे सपोज कि मैं यहाँ पे अभी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है. सपोज मैं 2 आवर्स आपको पढ़ाया, बट इसी 2 आवर्स में अगर मैं कुछ अदर काम करता, अगर मैं अपने अगर मैं प्रोजेक्ट में काम करता या फिर जो भी मेरी टर्म पेपर है अगर मैं उस पर अगर काम करता, तो मेरे लिए क्या हो गया, ये मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गया. क्यों? क्योंकि मैंने आपको ये टाइम दिया 2 आवर्स का रादर देन दिस. ठीक है, तो मेरे लिए ये मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गई. ठीक है, तो दैट इज द मीनिंग ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. ओके, तो बताइए इस क्वेश्चन में आपको सारी चीज़ें दे रखी है, बस आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी एक्सप्लिसिट कॉस्ट है, कौन सी इम्प्लिसिट कॉस्ट है और कौन सी आपको ये कॉस्ट है. ओके, सो ओके गाइज, 100 पीसेस बनाती है, ठीक है, और हर एक का दाम कितना है, 100 रुपया. तो 1000 इंटू 100 कितना होगा, 1 लाख. 1 लाख दैट इज रेवेन्यू. तो मुझे रेवेन्यू मालूम चल गया. ओके, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ इकोनॉमिक प्रॉफिट. इकोनॉमिक प्रॉफिट, तो रेवेन्यू कितना आया, 1 लाख. माइनस एक्सप्लिसिट कॉस्ट. ओके, सो एक्सप्लिसिट कॉस्ट जो उसे पॉकेट से लग रही है, रॉ मटेरियल के लिए लग रही है, कितना, 20,000. 20,000 रॉ मटेरियल के लिए लग रही है, माइनस 20,000 प्लस और कोई एक्सप्लिसिट कॉस्ट है, देख लेते हैं और कोई एक्सप्लिसिट कॉस्ट है क्या है, नहीं है. या सी हैज इन्वेस्टेड इतना हर इन फैक्ट्री एंड इक्विपमेंट, और उसमें से 50,000 जो है 50,000 उन्होंने सेविंग से, और 50,000 बोरो करती है एट ए 10% रेट से. बट आपको यहाँ पे दे रखी है कि आपको नेट अमाउंट लेनी है. एज्यूम दैट शी कुड हैव लोन्ड हर मनी आउट एट ए 10%. ठीक है, 10% से वो फिर लोन्ड करती है. ठीक है, तो अगर मैं 50,000 की 10% निकालूँ, 10/100 कितना आएगा, 5,000. ठीक है, ये तो एक्चुअली इसका खर्च हो रहा है इक्विपमेंट वगैरह में, तो ये मेरा एक्सप्लिसिट कॉस्ट हो गया 5,000. ओके, माइनस इम्प्लिसिट कॉस्ट जो कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को बताता है. ये मेरा क्या, ये अपॉर्चुनिटी है ना कि निकॉल कैन वर्क एट ए कॉम्पिटिंग, अगर ये वर्क करती तब जाके वो इतना पर ईयर कमाती. ठीक है, तो ये मेरी इम्प्लिसिट कॉस्ट हो गया ना. सो 40,000 प्लस और कोई इम्प्लिसिट कॉस्ट है, सेव किया ना, ये अमाउंट सेव किया ना, तो ये तो उसके इन्होंने कोई खर्च नहीं किया कहीं पे, ये भी मेरा क्या, इम्प्लिसिट कॉस्ट. तो उसका 10% दैट इज 5,000. ठीक है, तो ये मेरा आया एक्सप्लिसिट कॉस्ट और ये आया इम्प्लिसिट कॉस्ट. सो 1 लाख माइनस कितना आएगा, 225 ना, दैट इज 2500 माइनस 4500. तो अब इसको माइनस करेंगे तो आपको 550 456 मीन्स 30,000 आपकी इकोनॉमिक प्रॉफिट बनेगी. ठीक है, सो इकोनॉमिक प्रॉफिट इज व्हाट, 30,000. ए इज द करेक्ट ऑप्शन. ओके, ए इज द करेक्ट ऑप्शन.
गाइस आपको पता होना चाहिए कि एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या है, इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या है, ठीक है। एक्सप्लिसिट कॉस्ट, इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या है? एक्सप्लिसिट कॉस्ट जो आप एक्चुअली में बेयर कर रहे हैं, अपने पॉकेट से आप दे रहे हैं, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एक्सप्लिसिट कॉस्ट। इम्प्लिसिट कॉस्ट जस्ट उसका उल्टा, आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को बताता है कि हाँ अगर मैं ये करता तो मुझसे इतनी जनरेट होती रेवेन्यू, दैट इज इम्प्लिसिट कॉस्ट। और सारा मुझे दे रखा है, तो जस्ट आपको आइडेंटिफाई करके बैठाना है कि कौन मेरा एक्सप्लिसिट कॉस्ट है और कौन मेरा इम्प्लिसिट कॉस्ट है। ओके सो सर एक चीज सर, सर सर इसने मतलब सर 50,000 सर, मतलब $50,000 सर इसने मतलब फैक्ट अपने सेविंग से इन्वेस्ट किया और 50,000 इसने बोरो किया 10% इंटरेस्ट से। तो सर ये जो 10% इंटरेस्ट है सर इसने करा बोरो, सर ये एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट को सर आपने कैसे फिर डिफाइन करा है सर, वो एक बार समझा देते हैं। वही तो मैं मतलब आपको सर बोल रहा था, देखो एक्सप्लिसिट क्या होता है। एक्सप्लिसिट का मतलब हो गया जो आप आउट ऑफ द पॉकेट कॉस्ट आपको लग रहा है, जैसे आपने पेमेंट किया वेज पे, आपको एक्चुअली में आप जो कर रहे हैं आपका जो पॉकेट से जो जा रहा है, दैट इज कॉल्ड एक्सप्लिसिट। इम्प्लिसिट आपकी अपॉर्चुनिटी को बताता है कि हाँ मुझे इतना होनी चाहिए, मतलब मैं खर्च नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, मेरे पॉकेट में वो पैसा है, मैं बस ऐसे बोल रहा हूँ कि हाँ अगर मैं यहाँ पे खर्च करता हूँ तो मुझे इतनी कॉस्ट, मुझे इतनी रेवेन्यू जनरेट होती, इतनी कॉस्ट मुझे लगती, बट मैं खर्च नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। सर वो ठीक है, तो मतलब इसका सर वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो इतनी ही होगी ना 50,000 का सर, जो इंटरेस्ट के रूप में सर वो अर्न कर सकता था 100, और जो फैक्ट्री में वो काम कर रहा है 100। इम्प्लिसिट वाला तो समझ में आ गया सर, 45,000 होगी, $40,000 जो उसने अगर काम कर लेता 100, और $5,000 जो उसको इंटरेस्ट के रूप में है। सर एक्सप्लिसिट कॉस्ट में सर जो उसने पॉकेट से खर्च करा, ये 50,000 सेविंग, ये बोरो और क्या ये है, बोरो, बोरोइंग। ये बोरो करके अपने इक्विपमेंट को लिया है, इक्विपमेंट को लिया है। नहीं सर, वो सेविंग्स तो पूरी यूज करी है ना उसने 50,000, नहीं तो तो ये उसका सर 10% की लिया है। एक सेकेंड, ये सर she has invested 1 lakh in her factory and equipment, okay, okay, 50,000 from her saving and 50,000 borrowed, उसके पास सेविंग है कितना, 50,000 का ये सेव है, और इन्होंने बोरो, इन्होंने खर्च नहीं किया इसका, और 50,000 का इन्होंने खर्च किया है। तो इन्होंने खर्च किया ना कितने से, इसका 10% ही, इसका 10% ही, तो इसका 10% कितना, 5,000, तो ये मेरा एक्सप्लिसिट में जाएगा ना, और ये सेविंग है, ये खर्च नहीं किया है, दैट इज इम्प्लिसिट कॉस्ट। तो वही चीज़ तो मैंने यहाँ पे किया है, इसमें क्या डाउट हो रहा है? ठीक है, वही चीज़ है कि जो एक्सप्लिसिट कॉस्ट का मतलब हो गया कि आपका एक्चुअल में वो चीज़ें खर्च हो रही है, एक्चुअल में आपके पॉकेट से वो, चाहे आप मशीनरीज खरीद रहे हैं, टूल्स खरीद रहे हैं, वेजेस दे रहे हैं, बट इम्प्लिसिट कॉस्ट आपके अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं, यार मैं खर्च नहीं कर रहा हूँ उसको, मैं जस्ट मेरे पॉकेट में है, हाँ यार मैं अगर इसको खर्च करता तो मुझे आई थिंक इतना मिलता, मुझे इतनी कॉस्ट बेयर करनी पड़ती, दैट इज माई इम्प्लिसिट कॉस्ट। वही चीज़ तो जस्ट आपको यहाँ पे पुटअप करना है। अच्छा मैं और एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप इसमें बताइए, सेम चीज़ बताइए आप। अब इसमें आपको पूछा है इकोनॉमिक प्रॉफिट, सेम चीज़ है, बताइए आप मुझे। यहाँ पे मैंने एक अलग डिफिनेशन लिख दिया, आप इसको भी एक बार देख लें। Explicit cost is the cost which is actually incurred by the organization during the production. On the other hand, implicit costs are just opposite to the explicit cost, as the organization does not directly incur them. But they are implied in a nature which doesn't involve cash payment. वो involve ही नहीं है cash payment में। आप मुझे बताइए कि इसका इकोनॉमिक प्रॉफिट क्या होगा। Take a time, 1 minute, just think and give me the answer. सेम लॉजिक, सेम फॉर्मूला पे बेस्ड है, बस आपको पता करना है कि एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या है, इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या है, मेरी रेवेन्यू फर्म की कितनी आ रही है। जस्ट आप रेवेन्यू माइनस एक्सप्लिसिट कॉस्ट माइनस इम्प्लिसिट कॉस्ट, यू विल गेट द इकोनॉमिक प्रॉफिट ऑफ द एनी फर्म। सर डी।
सर $1,84,000. बिल्कुल गलत आंसर। Sir, A. Yes, A is a correct option. A is the correct option. Okay, anyone try? ठीक है गाइस, इसमें क्या दिक्कत आ रही है आप लोगों को? सब कुछ तो दे रखा है, ठीक है। सपोज जेनी वाज ए पार्टनर एट अ लॉ फर्म अर्निंग this much amount per year. Okay, she left the firm to open her own law practices. और जॉब छोड़ दी और वो अपने एक कोई फर्म स्टार्ट करने गई। इन द फर्स्ट ईयर ऑफ द बिजनेस सी जनरेटेड अ रेवेन्यू ऑफ दिस मच। वो कितना रेवेन्यू जनरेट की? दैट इज दिस मच एंड इनकर्ड एक्सप्लिसिट कॉस्ट आपको दे रखी है। एक्सप्लिसिट कॉस्ट कितना लगा? दिस मच। तो मैंने आपको भी बताया ना कि अकाउंटिंग प्रॉफिट, अकाउंटिंग प्रॉफिट क्या होता है? अकाउंटिंग प्रॉफिट आपका रेवेन्यू माइनस एक्सप्लिसिट कॉस्ट। रेवेन्यू आप कितना है आपका? 347,000 माइनस एक्सप्लिसिट कॉस्ट कितनी है? 163,000। जब इसको माइनस करेंगे तो मेरा कितना आएगा? 184,000। ये मेरा क्या निकला? अकाउंटिंग प्रॉफिट। बट मुझे पूछा क्या गया? इकोनॉमिक प्रॉफिट। तो इकोनॉमिक प्रॉफिट मुझे पूछा गया है। इकोनॉमिक प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला था? दैट इज रेवेन्यू माइनस एक्सप्लिसिट माइनस इम्प्लिसिट। और ये तो मेरा आ चुका है। इसी को तो लोग बोलते हैं क्या? अकाउंटिंग प्रॉफिट। मतलब हमें इम्प्लिसिट माइनस करना है ना, तो जस्ट मुझे इम्प्लिसिट माइनस अकाउंटिंग प्रॉफिट मुझे पता है, दैट इज 184,000 माइनस। अब मुझे माइनस करना है क्या? इम्प्लिसिट कॉस्ट। इम्प्लिसिट कॉस्ट मेरा ये है। जॉब छोड़ दी ना, अब तो इसके लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गया ना, अपॉर्चुनिटी हो गया वो। तो मैं इससे माइनस कर दूंगा 223,000। तो माइनस में आंसर आएगा ना, -39,100। सी, इसमें क्या दिक्कत आ रही है? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। सब कुछ तो दिया हुआ है आपको। एक्सप्लिसिट कॉस्ट दे रखी है, इम्प्लिसिट कॉस्ट दे रखी है, रेवेन्यू दे रखी है, और आपको इकोनॉमिक प्रॉफिट पूछा गया है। सिमिलर क्वेश्चन मैंने अभी किया पीछे में, जस्ट एक स्लाइड बैक, और अभी आपको एक क्वेश्चन दिया, आप इसमें भी आंसर गलत बता रहे हैं आप लोग। बस आप एक चीज़ याद रखिए कि इम्प्लिसिट का मतलब कि मेरी अपॉर्चुनिटी, मैं उस टाइम देखो यहाँ पे क्या कि जॉब वो कर रही थी, बट जॉब छोड़ के तब इतनी रेवेन्यू जनरेट करी, छोड़ दी ना, तो इसके लिए अपॉर्चुनिटी हो गया ना, और जो अपॉर्चुनिटी हो गया वही तो इम्प्लिसिट कॉस्ट होती है, इम्प्लिसिट होती है। और एक्चुअल में जो चीज़ हो रही है दैट इज माई एक्सप्लिसिट। बस फॉर्मूला पे आपको पुट करनी है। सब चीज़ गाइस दे रखा है। आई डोंट नो कि क्यों आप लोगों को मिस्टेक हो रहा है। बताइए, JNU SSS 2019 क्वेश्चन नंबर 48। कोई भी सेम क्वेश्चन मैंने इस टाइप के गाइस 2 क्वेश्चन कराया आज। आप इसका आंसर मुझे सही बताइए। एटलीस्ट दो स्टूडेंट, एटलीस्ट 2 स्टूडेंट मुझे इसका आंसर सही बताइए। Suppose that the 8 worker can manufacture 70 Sir, radios. 200. See. 200, yes, 200 is a correct answer. Suppose that 8 worker can manufacture 70 radios per day and the 9 worker, 8 worker, ये मेरा 8 worker है, कितना बनाया? 70। 8 नाइन्थ वर्कर कितना बनाया? 90s। दोनों का कितना? ये जो एडिशनल वर्कर है ये 8 से 9, ये जो एक वर्कर है, एक वर्कर ने कितनी एक्स्ट्रा रेडियो बनाई? दैट इज 20, ठीक है। और प्राइसेस आपको दे रखी है इनटू 10, दैट इज 200। यही तो मेरी मार्जिनल प्रोडक्ट ऐड होगी गाइस। दैट इज दिस वैल्यू ऑफ द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर, VMPL इज इक्वल टू क्या होता है? मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर इनटू प्राइसेस, ठीक है। तो दैट इज मतलब वो $20 जो है वो अपने वैल्यूज ऑफ द प्रोडक्ट को दे सकते हैं। ये तो ए और बी तो कभी नहीं होगा, ये तो रेड्यूस में। अब बट आपका पूछा है मार्जिनल प्रोडक्ट, तो कुछ वर्थ कहीं तो आएगा। ये तो ए और बी तो ऐसे ही कैंसिल हो गया, बचा सी और डी।
ठीक है, तो आप ऑप्शन को एलिमिनेट करना भी सीखिए कि एलिमिनेट किस वे से की जाती है। ठीक है, तो उसका आंसर 200 होगा। गैस इस टाइप के क्वेश्चन में भी सीयूटी में आ सकता है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है।